प्रत्यक्षा की पकड़ खंजर पर मजबूत थी, इसलिए खंजर दबाते ही कार्तिक के गले से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी थी। है लड़की, दिमाग का दही मत कर अब तू। मुझे मजबूर मत कर अपने पर आने के लिए। खुद पर आओ या नहीं, लेकिन मुझसे दूर रहो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ को जाऊंगी, तुम्हें इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? इतना कहते हुए प्रत्यक्षा जल्दी से कार्तिक के कमरे से निकलकर रुद्र के पास चली गई। प्रत्यक्षा के जाते ही कार्तिक ने अपनी गर्दन पर लगे उस खंजर के निशान पर अपने हाथों को फेरा और फिर अपने हाथों में लगे खून की बूंदों को देखते हुए मुस्कुराने लगा। तो उसके जंगली रंग ढंग तुम में भी आने लगे हैं। मजा आ जाएगा, क्योंकि अब तो खेलने के लिए काफी कुछ हाथ लगने वाला है। कार्तिक को धमकाने के बाद प्रत्यक्षा भागते हुए रुद्र के पास आ पहुंची। माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई, तो अब चले हम। रुद्र अभी भी खामोश था। रास्ते में प्रत्यक्षा ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र बिल्कुल खामोशी के साथ माथा समेटे हुए जीप चला रहा था। क्या तुम किसी बात से गुस्सा हो? तो तुमने मुझे ज्यादा बोलते हुए कब देखा? अच्छा, तो फिर ये बता दो कि कहाँ जा रहे हैं? जब जहां पहुंचना होगा हम पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? रुद्र ने प्रत्यक्षा की बात को सुनते हुए अचानक से ही प्रत्यक्षा की ओर देखा। रुद्र ने जीप में ब्रेक लगाया और फिर जीप को रोकते हुए उतर गया। जीप से उतरते ही रुद्र प्रत्यक्षा के पास आया और प्रत्यक्षा के कंधों को जोर से अपने हाथों से जकड़ते हुए उसे चिल्लाने लगा। जो कहा था वो समझ नहीं आया था क्या? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ? तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ? तुमसे मना किया था ना कि तुम किसी और से। छोड़ो, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। आखिर तुम गुस्सा किस बात से हो? मैंने कुछ किया है क्या? शायद मेरा कुछ कहना ही गलत है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी। कम से कम बताओ तो कि तुम किस बात से नाराज हो। क्या हुआ है? मैंने कुछ किया है क्या? देखो, मुझे बताओ ताकि मैं दोबारा वो चीज ना करूं। दोबारा? उसके लिए मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा कि दोबारा कुछ हो। मतलब, एक मिनट, हम दवा लेने आए हैं। अगर हमें वैद्य जी के ही यहाँ आना था तो सामान क्यों बांधा फिर? यहीं बैठना, मैं अंदर से तुम्हारी दवा लेकर आता हूँ। रुद्र के अंदर जाते ही प्रत्यक्षा ने मन ही मन सोचा, अब इसका मुंह क्यों फूला है? एक तो ये बात नहीं करता, उस पे से इससे बात करने में भी डर लगने लगता है। कहीं ये उस वजह से तो गुस्से में नहीं है? वहीं दूसरी तरफ रुद्र वैद्य जी के पास था। अब पहले से उसकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, अब बोलती भी है और थोड़ा बहुत खा पी भी लेती है। उसे खुला माहौल दो, कहीं घुमाने ले जाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छी बातें करो। वैसे अब बुखार तो नहीं है ना? वो क्यों होगा भला? बुखार होने का सवाल ही नहीं है। रात भर ठंडे पानी की पट्टियां जो की थी उसको। रुद्र ने वहां से दवा लेकर चुपचाप ही दवाएं प्रत्यक्षा को दे दी और फिर जीप स्टार्ट करके वहां से निकल गया। प्रत्यक्षा अभी भी बार बार रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र बिल्कुल खामोश था। उसने सड़क के किनारे चाय की टपरी पर अपनी जीप रोकी। रुद्र चुपचाप टपरी पर चला गया। ये अच्छा, अब समझी। कल इसने कार्तिक को मेरे कमरे में देखा था। क्या ये इस बात को लेकर नाराज है? हाँ, यही बात होगी। हे भगवान, कहीं इसने कार्तिक को लेकर मुझे गलत तो नहीं समझ लिया। प्रत्यक्षा रुद्र को खामोशी से देख रही थी। इस पर रुद्र चाय वालों से कुछ बात कर रहा था और थोड़ी ही देर में रुद्र प्रत्यक्षा के पास आया। चलो उतरो, जीप में बैठे बैठे थक गई होंगी। हम काफी देर से चल रहे हैं, कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। प्रत्यक्षा भी शांति से उसके पीछे जाने लगी और मन ही मन सोचने लगी। लगता है कुछ और बात है। अगर ये कार्तिक वाली बात से नाराज होता तो ये रात को मेरे साथ एक ही बेड पर क्यों लेटा होता? सुबह जिन नज़रों से मुझे देख रहा था, इसकी नज़रों में नाराज़गी नहीं थी। कैसे कहूँ इससे कि मुझे इसके साथ अच्छा लगने लगा है। दिल करता है कि इसकी सारी बातें सुनूं,
इसके हर दर्द को समझूं और हमेशा इसे ऐसे ही देखती रहूं। मुझे रुद्र को समझने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए। वो सही थी, रुद्र सच में दिल का अच्छा इंसान है। प्रत्यक्षा अपनी सोच में ही खोई हुई थी कि तभी रुद्र चाय का एक कुल्हड़ लेकर प्रत्यक्षा के पास आया। कहाँ खोई हुई हो? ये लो चाय पियो। मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, शायद बारिश होगी। हम थोड़ी देर यहीं रुकेंगे। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि कार्तिक काफी देर तक मेरे कमरे में ही था और मुझे नहीं जानना ये सब। मुझे क्यों बता रही हो ये सब? मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। तुमने पूछा नहीं है, लेकिन मुझे बताना है। आई डोंट लाइक हिम एंड आई रियली। क्या बोल रही हो? या तो बात बता लो या फिर अपनी खिटर पिटर कर लो। जब मैं वापस आया था तब कार्तिक कमरे में ही था। मुझे बस इतना पता है। इसलिए बता रही हूँ तुम्हें क्योंकि बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊं, ना आज, ना कल और ना ही कभी और। प्रत्यक्षा की यह बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखने लगा। मौसम बदल रहा था। आसमां में काले बादल घिरे हुए थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रुद्र ने आसमां की तरफ देखा। जानती हो तुम, उस दिन तुम्हें देखकर मुझे मेरी माँ याद आई थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें ना बचा पाया तो मेरी जिंदगी किस काम की। मेरी माँ के साथ भी सालों पहले यही हुआ था। जब उस दिन मैंने तुम्हें वहां बाजार में बंधे हुए देखा तो एकदम से मेरे सामने मेरा कल घूम आया। तुम्हारी आंखों में वो खौफ, वो दर्द, वो आंसू देखे तो न जाने क्यों अचानक से मैं अंदर से टूट गया। बरसों पुराना वो दर्द जो कभी मैंने मेरी माँ को देखते हुए खुद में महसूस किया था, वही दर्द तुम्हें देखते हुए मुझे परेशान करने लगा था। माफ करना, मुझे ये पता नहीं था। क्या माँ भी बेची गई थी? हाँ, मैं बहुत छोटा था। मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं याद, लेकिन इतना जरूर याद है कि मेरी माँ को इसी तरह से बाजार में बांध दिया गया था। उनकी बोलियां लग रही थी। रुद्र बोलते हुए ही अचानक से रुक गया और अपनी नजरें फेर कर गहरी सांस लेते हुए प्रत्यक्षा से कहने लगा। छोड़ो ना, कुछ और बातें करते हैं। तुम चाहो तो अपनी बात कह सकते हो। चुप क्यों हो गए अचानक से? जब पुरानी बातें बाहर आती हैं तो कभी कभी नमक की तरह जख्मों को हरा कर देती हैं। फिर चाहे मेरा दर्द हो या तुम्हारा जख्म। प्रत्यक्षा का दिल कुछ अजीब सा महसूस करने लगा था। वो इस दर्द से वाकिफ थी। प्रत्यक्षा की आंखें नम हो चुकी थी। अचानक ही रुद्र के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो पूरी तरह से हैरान थी। क्या बाबा ने ही माँ को खरीदा था? क्या तुम्हें बाबा के पास जबरदस्ती लाया गया था? क्या यही वजह है कि तुम झोपड़ी में रहते हो? क्या बाबा ने तुम्हें टॉर्चर किया? मेरा मतलब है कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई क्या? नहीं, तुमने शायद गलत सोच लिया। बाबा ने मेरी माँ को खरीदा जरूर था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए। शायद मेरे और तुम्हारे जख्म एक जैसे ही हैं, इसलिए हम दोनों आज एक साथ हैं। रुद्र, वो दरअसल मुझे तुमसे। प्रत्यक्षा अपने दिल की बात को रुद्र के सामने रखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात कहनी शुरू की, उसने पाया कि रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे थे और रुद्र उन आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम रो रहे हो? नहीं तो। नहीं, ऐसा मत करो। सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। तुम जानती हो, मेरी माँ ने मेरे सामने ही अपनी सांसें तोड़ दी। मैं पूरी तरह से अकेला हो गया। मुझे याद है, अपनी आखिरी सांसों में मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बाबा के एहसानों का बदला हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। इसलिए अब से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक नियम और सिर्फ एक उसूल होगा कि मैं बाबा की हर बात को भगवान का हुक्म मानकर मैं उसे पूरा करूं। और तब से लेकर अब तक मैंने वही किया। मैं अपने रास्ते से ना भटकूं या फिर किसी भी औरत को बुरी नजर से ना देखूं, इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस पर प्रत्यक्षा ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाया और रुद्र के आंसुओं को पोंछने लगी। तुम भी तुम्हारी माँ के जैसे बेहद ईमानदार और अच्छे इंसान हो। उन्हें आज तुम पर नाज होगा और वो जब भी तुम्हें देखती होंगी तो खुश होती होंगी। तुमने पूछा था ना कि वो झोपड़ी मेरे लिए खास क्यों है।
मेरी माँ ने उसी जगह पर अपनी आखिरी सांस ली थी। वो जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मैं हमेशा वहीं बैठकर माँ को याद करता था। तो बाबा ने उस जगह पर कोई काम नहीं होने दिया कभी। उन्होंने उस जगह को मेरे लिए छोड़ दिया। महल की शान और शौकत में उलझकर मैं अपनी हकीकत नहीं भूलना चाहता था। मैं तुम्हें इसलिए बचाना चाहता था ताकि तुम उस जगह से हमेशा के लिए आजाद हो सको। तो फिर बचाने के बाद तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? जब तुम ये जान गए कि मैं हवेली से थी और दुश्मन की बेटी थी, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसकी तीसरी वजह यह थी कि तुम बेवकूफ हो, और उस दिन मैं और तुम, हम दोनों ही तुम्हारी बेवकूफी का शिकार हुए थे। तीसरी? क्या मतलब तीसरी? तो फिर दूसरी और पहली वजह क्या थी? दूसरी वजह यह थी कि बाबा का हुक्म था, वरना तुम्हारे ही लोग तुम्हें वैश्यालय में भेज देते। वैश्यालय? रुद्र ने प्रत्यक्षा की ओर देखते हुए उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा और फिर कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। ठीक है। और पहली वजह क्या थी? उसे भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ कहना था। मैं प्रत्यक्षा का दिल अचानक से ही भर आया था। प्रत्यक्षा ने सिर झुकाते हुए धीरे से बुदबुदाया। प्रत्यक्षा अपनी बात कह ही रही थी कि तभी रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जब रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपने सीने से लगाया तब प्रत्यक्षा मुस्कुराने लगी। अब शहर जाकर ऐसी जिंदगी जीना कि पीछे लगी हर चोट के दाग मिट जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां बहुत अच्छी जिंदगी जियोगी। अब पीछे पलटकर कभी मत देखना। रुद्र के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनकर प्रत्यक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारा साथ शायद यहीं तक का था। प्रत्यक्षा ने रुद्र को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा था, लेकिन ये सब सुनने के बाद प्रत्यक्षा की पकड़ ढीली हो गई थी। प्रत्यक्षा ने रुद्र को खुद से अलग करना चाहा, लेकिन रुद्र अभी भी प्रत्यक्षा को अपने गले से लगाए हुए था। छोड़ो मुझे, छोड़ो! रुद्र को दूर करने के लिए उसे धक्का दे रही थी, लेकिन रुद्र उसे गले से लगाए हुए था। मैंने अपना वादा पूरा किया। आज तुम वापस शहर जा रही हो। अब पलटकर कभी मत आना। यहां जो हुआ उसे सिर्फ अपना एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। प्रत्यक्षा ने रुद्र की बातें सुनते हुए रुद्र को जोर से धक्का दिया और उसे खुद से अलग किया। क्या कह रहे हो तुम? सही सही बताओ, हम कहां जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि तुम जा रही हो शहर। बैग में मैंने कुछ रुपए भी रख दिए और हर महीने तुम्हें पैसे भेज दूंगा। तो तुम महल में बिना बताए आए हो, है ना? तुमने क्या बहाना बनाया बाबा से? बाबा की नजरों से बचकर और बिना किसी को कुछ कहे मुझे शहर भेजना चाहते हो? जानते हो ना बाबा तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मार देंगे वो तुम्हें जान से, अगर मैं उन्हें नहीं मिली महल में। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? रुद्र बेजान होकर खड़ा था और प्रत्यक्षा को देखते जा रहा था, लेकिन प्रत्यक्षा अचानक से ही अपना आपा खो बैठी थी। यहां तुम्हें बहुत खतरा है और यहां की जिंदगी में तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है। बच्ची हो तुम अभी। तुम्हारे पास मौका है अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम देने का। लेकिन अब मैं? बस, और एक शब्द नहीं। तुम शहर जा रही हो आज और बात यहीं खत्म हो रही है। प्रत्यक्षा आज रुद्र से अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ अचानक से बदल चुका था। अब अगर वो इस गांव से जाती है तो उसके पास वापस आने के लिए कोई भी वजह नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं एक बार भी यहां से गई ना तो वापस नहीं आऊंगी कभी। रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ से अपनी नजरों को फेर लिया। और यही सही रहेगा। बस करीब आ चुकी थी और रुद्र को वहां देखकर बस कंडक्टर हाथ जोड़ते हुए रुद्र के पास आया। मालिक, आप यहाँ? क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? कहे तो बस मोड़ दे हम गांव की तरफ। नहीं, तुम्हें इस लड़की को यहां से लेकर जाना है शहर। जरा हमें 2 मिनट का वक्त देना, हम आते हैं।
रुद्र ने सख्ती के साथ प्रतीक्षा से कहा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से जाने का। तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें सारे रिश्तों से आजाद कर रहा हूँ। जो रिश्ता मजबूरी में जुड़ा था, जिस रिश्ते के कोई मायने नहीं थे, जिसमें तुम्हारा मन हर पल घुट रहा था, जिसमें मैं घुट रहा था, वो रिश्ता कभी रिश्ता था ही नहीं। तुम बस मेरी एक जिम्मेदारी थी जिसे मैं निभा रहा था, और आज जिम्मेदारी खत्म हुई। अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। तुम वहां किसी अपने जैसे पढ़े लिखे कम उम्र के अच्छे लड़के से शादी कर लेना, और भूल जाना उस सिंदूर को जो मैंने तुम्हारी मांग में कभी भरा था। प्रत्यक्षा अचानक से ही टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों से पूरी दुनिया छीनी जा रही थी। प्रत्यक्षा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद किया और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर रुद्र से कहने लगी। तुम सच में यही चाहते हो कि मैं यहाँ से और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं? उस वक्त तो हाँ, मैं यही चाहता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहती तो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है? तुम्हें ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा कि तुम्हारी वजह से यहाँ बाकी सब भी खतरे में पड़ रहे हैं। वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं ये तुम्हें तक नहीं पता है, तो हमें कैसे पता होगा? लेकिन फिर भी तुम पर हर रोज हमले हो रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से। मेरे सर की मुसीबत बनना बंद करो तुम। इसमें मेरी गलती क्या है रुद्र? मुझे नहीं जाना वापस। बोलते हुए प्रत्यक्षा का गला भर आया था। प्रत्यक्षा की बातों को सुनते हुए रुद्र ने प्रत्यक्षा के पास आकर उसके कंधों को पकड़ा और फिर उसे जोरों से झकझोरते हुए उस पर गरजते हुए चिल्ला दिया। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जिस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ वो अब मेरा दम घोट रही है। हर पल डर के साए में जी रहा हूँ। घर से बाहर निकलो तो तुम्हारी चिंता होती है, घर के अंदर रहो तो घर वालों की चिंता होती है, तुमसे थोड़ा सा दूर जाऊं तो तुम्हें खतरा होता है। कितनी बार, आखिर कितनी बार ऐसा हुआ? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा होता तो शायद वो हो चुका होता जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो तो फिर यहाँ पर रुकना ही क्यों है तुम्हें? रुद्र, मेरी वजह से तुम्हारा दम घुटने लगा है। हाँ, बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमते हुए। तुम आखिर मुझ जैसे इंसान पर भरोसा कैसे करने लगी? समझ नहीं आती बात तुम्हें कि उस महल में तुम अकेली औरत हो और नहीं कह सकते कि किसकी नियत में क्या कब आ जाए। रुद्र ने प्रत्यक्षा से सीधे तौर पर परेशान होते हुए कहा। नहीं हो पाएगा मुझसे अब। मैं थक गया हूँ। मुझे वापस से मेरी जिंदगी में जाना है जहाँ मेरे सर पर कोई बोझ नहीं था। मेरा दम घुटने लगा है तुमसे। तुम बस जाओ यहाँ से। मैं नहीं संभाल पाऊंगा अब तुम्हें। क्या तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं? अगर मैं चाहता होता तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाती। मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरे रास्ते में आओ या मेरे पैर तुम्हारी वजह से बंध जाए। ओह, तो ये बात है। फिर तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने दिन मुझे झेला और मेरी हिफाजत की। लेकिन अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। रुद्र ने बस में प्रत्यक्षा का सामान रखा और एक सीट पर पैसे देते हुए रुद्र तेज कदमों से प्रत्यक्षा के पास आया और प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ते हुए उसे बस की तरफ ले जाने लगा। लेकिन प्रत्यक्षा ने अपने हाथ को झटका दिया। ये नहीं पता था कि मैं तुम पर बोझ हूं। ये तो पता था कि जबरदस्ती तुम्हारे सर बांधी गई हूं। पर मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी भी तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। आज तक साथ देने के लिए शुक्रिया। अब से तुम आजाद हो। मुबारक हो। प्रत्यक्षा बस के दरवाजे तक पहुंची थी। उसने जैसे ही पलटकर रुद्र की तरफ देखा, रुद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्रत्यक्षा आंसू बहाती हुई बस पर चढ़ गई और देखते ही देखते बस रुद्र के सामने से होते हुए वहां से दूर चली गई। रुद्र वहीं खड़ा होकर बस को जाता हुआ देख रहा था। रुद्र की नजर बस पर तब तक थी जब तक बस उसकी नजरों से ओझल ना हुई। रुद्र ने अपने धीमे कदम जीप की तरफ बढ़ाए और फिर वापस महल जाने लगा। रुद्र अभी भी महल से काफी दूर जंगल के रास्ते पर था। इस पर रुद्र ने अचानक ही अपनी जीप को रोकते हुए अपने सिर को जीप के स्टीयरिंग पर रख लिया। हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी और अब शाम भी गहरी होने लगी।
रुद्र अपने स्टीयरिंग पर ही अपने सिर को बार बार टकराने लगा। आज मैंने अपने हिस्से की हर खुशी को खो दिया। आज मैं वापस अकेला हो गया। बहुत मजबूर था मैं। कैसे तुमसे कहता कि तुम्हें हर खुशियां देना चाहता था, लेकिन जिसकी जिंदगी खुद मोहताज हो किसी की, वो खुशियां नहीं दे सकता था। कैसे कहता कि तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मेरे जैसे इंसान के साथ तुम्हारा रहना सही नहीं था। रुद्र और प्रत्यक्षा की कहानी शायद इतनी ही थी। शायद किस्मत ने हमें गलती से मिला दिया था, लेकिन तुम किस्मत की दी हुई सबसे खूबसूरत गलती थी। प्रत्यक्षा जा चुकी थी। रुद्र ने खुद को कोसते हुए आसमां की तरफ सिर किया और फिर बहते आंसुओं के साथ उस बारिश में भगवान से शिकायत करने लगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों लिखी ऐसी किस्मत जहां ना प्यार है, ना कोई अपनापन, ना कोई आंसू पोंछने वाला है और ना ही कोई गले से लगाने वाला? जी रहा था ना मैं ऐसे ही, फिर क्यों भेजा उसे मेरी जिंदगी में? तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, तुमसे यह कहना चाहता हूं कि उसे मेरा कर दो, उसे मेरा कर दो हमेशा के लिए। रुद्र आज एक बार फिर से इस हद तक टूट गया था जितना सालों पहले वो अपनी मां के गुजरने पर टूटा था। रुद्र उस हल्की सी बारिश में गहरी हो रही शाम में अपने टूटे दिल को लिए खामोशी से सुनसान रास्ते पर बैठा हुआ था। उसने किसी तरीके से खुद को संभाला और फिर महल की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। धीरे से जीप से उतरते हुए उसने जीप की चाबी वहां पर पहरा दे रहे नौकर की तरफ उछाल दी। वो चुपचाप से उल्टे पांव ही महल के बाहर चला गया। वहां खड़े एक नौकर ने दूसरे नौकर से कहा, अरे कुछ हुआ है का? रुद्र आज काफी उखड़ा हुआ सा लग रहा है। महल में आने की जगह चाबी वापस देकर चला गया। हाँ, इसका चेहरा काफी उतरा हुआ था। का पता बाबा साहब ने वापस से कुछ कहा हो। इधर रुद्र उस हल्की सी बारिश में भीगता हुआ गांव के ही शराब खाने में जा पहुंचा। शराब बेचने वाला दुकानदार रुद्र को देखते ही चौंक कर हाथ जोड़ने लगा। मालिक, रुद्र मालिक, यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा साहेब के कहने के हिसाब से ही धंधा करते हैं हम तो। अब कोई कच्ची दारू का धंधा नहीं चला रहे। बाबा साहेब के मना करने के बाद से हम कुछ गलत नहीं किए। हमारी दुकान तोड़ने आए हैं का? रुद्र ने बिना बोले ही 2 शराब की बोतलें ली और वहां से निकलकर चुपचाप ही गांव के बाहर नदी के किनारे पर गया, जहां रुद्र ने एक छोटा सा घास फूस का तैयार किया हुआ बसेरा बनाया था। उसने वहीं बैठकर एक सांस में ही पूरी बोतल खत्म कर दी। रुद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे प्रत्यक्षा के साथ बिताया हुआ अपना हर पल याद आ रहा था। तुम मुझसे दूर होकर खुश रहोगी, लेकिन मैं कैसे रहूंगा? अब बेच तो दिया, लेकिन अब मेरा दम घुट रहा है। रुद्र आंसुओं में डूबा हुआ भी था, लेकिन प्रत्यक्षा की इन बातों को याद करके उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कुराहट नजर आ रही थी। बेवकूफ थी तुम। बेवकूफियां तुम्हारी थी, लेकिन तुम्हारी उन बेवकूफी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो उसमें भी मेरी मर्जी नहीं थी, और जब आज तुम्हें तुम्हारे लिए खुद से दूर किया तो इसमें भी मेरी मर्जी नहीं थी। रुद्र का गला भर आया था। इस पर रुद्र ने शराब की दूसरी बोतल भी पीना शुरू कर दी और अब नशे में पूरी तरह से धुत था। और तभी रुद्र को ढूंढते हुए अचानक ही समर्थ वहां आ पहुंचा। समर्थ ये देखकर घबरा गया था, क्योंकि रुद्र पूजा पाठ, नियम कायदे कानून से खुद को हमेशा बांध कर रखता था। उसने इससे पहले कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। ए रुद्र, ई का है? तुमने शराब पी है का? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इससे पहले तो तुमने कभी हाथ नहीं लगाया था। अब तो यही हाल रहेगा बड़े भैया। बुरा क्या है इसमें? जब आपको इतने शराब पीने के बाद कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? रुद्र की हालत इतनी ज्यादा अजीब थी कि उससे ठीक से आंख भी नहीं खोली जा रही थी। चलो तब, पूरा गांव छान लिया। बाबा तुझे कब से ढूंढ रहे थे, जल्दी चल, इससे पहले की बात बिगड़े। समर्थ ने रुद्र को सहारा देते हुए खड़ा किया और महल लेकर आया, लेकिन महल के अंदर पहुंचते ही रुद्र ने अपने नशे की हालत में ही देखा कि उसके सामने बाबा साहब खड़े थे। बाबा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूं बाबा, और मैं
मैंने आपको धोखा दिया बाबा। बाबा मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं आपका बेटा नहीं बल्कि वो कुत्ता हूँ जिसे आपने रोटी तो दी और जिसे आपने प्यार से अपने घर में भी रखा, लेकिन मैं आपकी वफादारी नहीं कर पाया बाबा। इतना बोलते हुए रुद्र ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और बाबा साहब के सामने अपने सिर को नीचे करके चुपचाप से बैठ गया। रुद्र नशे में धुत था। ना तो वो ठीक से कुछ बोल पा रहा था और ना ही उसकी आंखें ही तरह से खुल रही थी। इस पर उसकी झूमती हुई हालत देखकर बाबा साहेब ने अचानक से ही उसके सीने पर लात मार दी। अरे कुत्ते ही तो हो तुम, ये क्या हालत बना रखी है? अरे गधे, ये क्या किए तुम? शराब पीकर हमारे सामने झूठ रहे हो? तुमसे तो बात करनी भी मुश्किल हो रही है। हमारे तीनों बेटों में तीनों के तीनों नालायक ही निकल गए। ये हालत बनाने से पहले नहीं सोचा था का कि बहुरिया पे क्या बीतेगी जब वह ऐसे पहाड़ जैसे आदमी अपने सामने झूमती झूलती हालत में देखेगी। बाबा आपकी बहुरिया। अरे मुंह बंद कर ले अपना। कितनी बार समझाया है कि बहुरिया को आदत नहीं है ये सब की। ऊपर से मर्दों के इस महल में अकेली है बेचारी, डरती होगी, सहम जाती होगी हम लोगों से, और तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बताए दे रहे हैं तुमका, बहुरिया को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना रुद्रा बाबू तुम्हारे हाथ पैर काट के महल के दरवाजे पे टांगेंगे। मैं आपकी सारी बात मानूंगा बाबा। आप मुझे माफ कर देंगे ना? मैंने गलत किया जानता हूँ, लेकिन उसके लिए यही सही था बाबा। हैं? अरे किसके लिए? कहाँ सही था? अरे समर्थ, ये गधा का बक रहा है? पहली बार पी है ना बाबा इसने, खुद को संभाल नहीं पा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। हम कमरे में छोड़ कर आते हैं। समर्थ किसी तरह से रुद्र को उसके कमरे में छोड़कर चला गया। रुद्र का दिल कमरे के दरवाजे को देखते हुए भर आया। कमरा पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। खाली जिंदगी और खाली कमरा। प्रत्यक्षा की गैर मौजूदगी अब रुद्र को खलने लगी थी। उसकी नजर बेड पर पड़ी प्रत्यक्षा की चुनरी पर गई। इस पर प्रत्यक्षा की चुनरी को अपने हाथों में लेते हुए रुद्र जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उस चुनरी को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ तो कर दोगे ना? तुम पर मैंने नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे कि ये क्यों किया मैंने। रुद्र प्रत्यक्षा की चुनरी को अपने सीने से लगाए हुए नशे में ही खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। रुद्र को सुनसान कमरे में हर जगह प्रत्यक्षा के होने का एहसास हो रहा था। उसके कानों में प्रत्यक्षा की आवाज गूंज रही थी। रुद्र की आंखों के सामने प्रत्यक्षा बार बार आती और ओझल हो जाती। रुद्र ने अपनी आंसू बहाते हुए आंखों को जोरों से बंद किया। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की थी। तुम्हारे पहले भी कोई नहीं था और अब तुम्हारे बाद भी मैं जिंदगी में मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आएगा। तुम ही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी वो चाहत हो जो मेरे दिल से कभी भी अलग नहीं होगी। रुद्र ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर खुद से ही कहने लगा, तकलीफ तो होगी मुझे, मैं गलत जो किया उसके साथ। मासूम सी आंखों में दहशत भरती, नाजुक से हाथों में जबरदस्ती अपने ये रूखे और बेजान हाथ थमा दिए। लेकिन सच कहता हूं, अगर किस्मत खेल ना खेलती तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा देता। रुद्र अपने घुटनों को टेके हुए जमीन पर ही बैठा हुआ था। उसने जब अपनी धुंधली सी आंखों को खोला तो एक बार फिर से प्रत्यक्षा उसकी यादों की झलक बनकर उसके सामने खड़ी थी। नहीं, तुम वहां दूर क्यों? मैं तुम्हें यहाँ मेरे पास नहीं आओगी क्या? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्रत्यक्षा के साये के करीब आते ही रुद्र ने किसी बच्चे की ही तरह प्रत्यक्षा को अपनी तरफ खींचा और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। रुद्र अपने आपे में नहीं था। वो लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। समझोगे ना मेरी ये बात? तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा
मैं तुमसे बस। रुद्र बुदबुदाता हुआ अचानक ही जमीन पर गिर गया कि तभी रुद्र के कान में एक हल्की सी आवाज पड़ी। सुनो ना, तुमसे कुछ कहना है। क्या क्या तुम सच में मेरे पास हो? चलो जमीन से उठो और बेड तक चलो। हाँ, मैं पहले से इतना गिरा हुआ था और अब तो तुम्हारी नजरों में और भी गिर गया हूँगा मैं। कैसे उठूँ अब मैं? अरे बाबा, जमीन से उठो। तुम कहती हो तो मैं बेड पर जाऊंगा, लेकिन तुम अगर पास होगी तो मेरा मन काबू में नहीं रहेगा। तुम शहर पहुंच गई होगी ना, तुम मुझे याद करोगी ना वहां जाकर। मैं जानता हूं तुम सच में नहीं हो, सिर्फ मेरा मन है जो तुम्हें सामने देख रहा है। रुद्र बेड पर लेट गया और एक बार फिर से उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखों को धीरे से खोला। रुद्र ने महसूस किया कि उसके सीने पर प्रत्यक्षा का सिर था और प्रत्यक्षा उससे लिपटी हुई बेड पर ही लेटी हुई थी। प्रत्यक्षा को देखते ही रुद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए प्रत्यक्षा से कहा, तुम्हारे इन साए से ही अब शायद मेरा रिश्ता बन गया है। हर पल मुझे तुम नजर आ रही हो। रुद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र के करीब आई और रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र की धुंधली सी आंखों में प्रत्यक्षा का चेहरा साफ नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा रुद्र के इतने करीब थी कि रुद्र की सांसों से प्रत्यक्षा की जुल्फें टकराने लगी थी। कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। प्रत्यक्षा के साए को अपने इतने करीब देखकर रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी कमर पर हाथों को रखा। पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें ही तो सुनना चाहता हूँ। प्रत्यक्षा रुद्र के आंसुओं को पोंछते हुए उसे देखने लगी। इस पर रुद्र की धड़कनें अचानक ही बढ़ने लगी। रुद्र जानता था कि यह हकीकत नहीं थी, ये सिर्फ प्रत्यक्षा का वो ख्याल था जो रुद्र की आंखों को घेर रहा था। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र की नम आंखों को चूमते हुए उसे अपनी सांसों में ही कहने लगी, अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारी परछाई बनूंगी। अगर तुम रो रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए वो कंधा बनूंगी जिस पर अपना सर रखकर तुम रो सको। अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारा सिरहाना बनूंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे होठों की मुस्कान बनूंगी। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने प्रत्यक्षा की जुल्फों को उसके चेहरे से हटाकर प्रत्यक्षा के गाल को प्यार से छूते हुए उससे अपनी नींद भरी आवाज में कहने लगा, जानता हूं कि ये मेरा ख्वाब है, फिर भी मैं इस ख्वाब में जिंदगी भर जीना चाहता हूँ। डर लग रहा है कि कहीं अचानक से मेरी आँख खुली तो कहीं तुम ओझल ना हो जाओ। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र के नाक को हल्के से चूमते हुए रुद्र से कहने लगी, तो फिर रोका किसने है? किस बात का डर है तुम्हें? डरता हूँ तुम जैसे मासूम बच्चे पर कहीं मेरे जैसे इंसान की कोई हरकत हावी ना हो जाए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मासूम हूँ तो फिर मुझ जैसे इंसान की हिफाजत सिर्फ तुम जैसा इंसान ही कर सकता है, और इसलिए मुझे तुम्हारी हैवानियत मंजूर है। अगर तुम्हें मुझे छूने में इसलिए डर लगता है क्योंकि हमारे बीच उम्र का एक लंबा फासला है, तो आज मैं इस फासले को ही खत्म कर देती हूँ। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर रुद्र की नजरों को देखते हुए अपनी आंखों को बंद किया और रुद्र के होठों पर अपने होठों को रख दिए। अब तो कोई फासला नहीं है ना? अब तो मुझे खुद से अलग नहीं करोगे ना? हाँ, मैं यहाँ। रुद्र ने प्रत्यक्षा की बातों को सुनते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोला, लेकिन आंखों को खोलते ही रुद्र को खुद को कमरे में पूरी तरह से अकेला पाया। कुछ देर के लिए रुद्र के लिए वो पल पूरी तरह से थम गया था, क्योंकि आंख खुलते ही रुद्र को एहसास हुआ कि उसका ख्वाब उसकी आंखों से एक बार फिर से ओझल हो गया था। यह हकीकत नहीं थी, वो प्रत्यक्षा के साथ नहीं था, बल्कि प्रत्यक्षा के ख्वाबों में डूबा हुआ
शराब के नशे में सो रहा था और प्रत्यक्षा उसके ख्वाब का ही एक हल्का सा अक्ष बनकर उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन मुझसे दूर जाकर खुश जरूर रहेगी। वो भला मुझे क्यों याद करेगी? रुद्र ने धीरे से अपने होठों को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अचानक ही एक झटके में बेड पर उठकर बैठ गया। रुद्र ने अपने चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपने सीने पर हाथ रखकर उसने अपनी धड़कनों को महसूस किया। लगता है कि जैसे तुम यही थी। उसे खुद में ही एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। रुद्र धीरे धीरे तैयार होते हुए आकर आईने के सामने खड़ा हो गया। तो वापस से शुरू हो गई वही घटिया जिंदगी। क्या वजूद है तुम्हारा? ये कैसी जिंदगी जी रहे हो तुमने तो इसे भी खो दिया जिसके साथ हमेशा रहना चाहते थे। रुद्र के सिर में अब तेज दर्द था। इस पर रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब से मेरी वही पुरानी जिंदगी शुरू है जिसमें कोई खुशी ही नहीं थी, और मेरे जैसे इंसान के लिए शायद यही सबसे बेहतर जिंदगी है। रुद्र धीमे कदमों से अपने कमरे के बाहर निकला और फिर नीचे आकर बाबा साहेब के पास खड़ा हो गया। तो उठ गए तुम राजकुमार? ऐसा मुंह बनाकर काहे खड़े हो अब? इस पर समर्थ ने बाबा साहेब से कहा, अब जब ये सस्ती शराब पिएगा तो दिमाग तो घूमेगा ना बाबा। बैठ जाओ रुद्र, तुम्हारे लिए मंगवाते हैं कुछ। बड़े भैया, बाबा माफ कीजिएगा, मैं अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा हूँ। आइंदा से ऐसा नहीं होगा बाबा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इस पर बाबा साहेब ने रुद्र को देखते हुए जोरों से आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहुरिया, तुम नजर काहे नहीं आ रही हो? आओ और आके साथ में नाश्ता करो। इस पर रुद्र ने बाबा साहेब को सच्चाई बताते हुए उनसे कहा, बाबा वो दरअसल बात यह है कि आपकी बहुरिया। इससे पहले कि रुद्र बाबा साहेब को सच्चाई बता पाता, पीछे से एक आवाज आई, हाँ बाबा, आ गई बस। बागीचे में पौधे लगवा दिए हैं, लेकिन कुछ और पौधे भी चाहिए होंगे, मंगवा देंगे क्या? रुद्र यह आवाज सुनते पूरी तरह से हैरान हो गया और पलटकर पीछे की तरफ देखने लगा। बाहर से वापस आती हुई प्रत्यक्षा रुद्र के ठीक सामने थी। इस पर रुद्र ने अपने सिर को जोर से झटका और फिर अपनी आंखों को मलते हुए एक बार फिर से ध्यान से देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? क्या अभी भी मैं नशे में हूं? लेकिन रुद्र ने कुछ ही पलों में महसूस किया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि प्रत्यक्षा सच में महल के बागीचे से आते हुए नजर आ रही थी। बाबा, मैंने देखा कि वहाँ सूखे पत्तों का ढेर सा जम गया है, तो मैंने उसे साफ करने के लिए कह दिया है और चिड़ियों के लिए एक पानी का बड़ा बर्तन भी रखवा दिया है ताकि वो पानी पी सके। अरे हमारे यहाँ एक बैल भी है, उसको भी चारा डाल दो। भूखा होगा ना, काहे कि कल वो बैल दारू में डूबा हुआ था। हाँ बाबा, लेकिन मेरी बात मानिए तो इस बैल को 2 दिन चारा ही न डालिए, सारा दिमाग धरती पर आ जाएगा। रुद्र के सामने प्रत्यक्षा खड़ी हुई थी और रुद्र इस बात से पूरी तरह से हैरान था कि प्रत्यक्षा उसके सामने इस समय महल में क्या कर रही थी। रुद्र प्रत्यक्षा को ऊपर से नीचे तक बार बार देख रहा था। का देख रहा है बहुरिया को? खाएगा का? कल दारू में डूब के आया था तू, माफी मांग उससे। बेचारी पूरी रात तुम्हारी देखभाल में लगी रही। रुद्र इस बात से अब और भी हैरान था, क्योंकि रात में जो हुआ अभी तक उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा था।